वेलकम बैक टू योर चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, आपका अपना चैनल ओनली टारगेटेड में स्वागत है। ठीक है, ये हम लोग का जो पॉलिटी चल रहा है उसका आज जो है वो 12 क्लास है, यानी कि 12वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बता दिया है, नहीं देखेंगे तो कृपया जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर हम क्या क्या चीज को पढ़ेंगे उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस अनुच्छेद में दोष सिद्धि को संरक्षण दिया गया है। अब आप क्या जानते हैं कि दोष सिद्धि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है और ये दोष सिद्धि क्या होता है, तो ये सारा चीज हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है। आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है, किस अनुच्छेद में दोहरे दंड की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में दोहरे दंड की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे आर्टिकल 20 का 2 तथा आर्टिकल 20 का 3 के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि प्राण व देहिता की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक या बालिका को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 22 का 1, आर्टिकल 22 का 2 तथा आर्टिकल 22 का 3 तथा क्या है। ठीक है, तथा इसके क्या बताया गया है, तथा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं और इसमें क्या बताया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि निवारक निरोध क्या है तथा इसके तहत किसी भी व्यक्ति को सजा को कम किया जा सकता है। क्या निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सजा को कम किया जा सकता है, या फिर निवारक निरोधक आखिर में है क्या। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद निवारक निरोध से संबंधित कुछ विवादों को हम देखेंगे। निवारक निरोध से संबंधित क्या कुछ विवादों को हम देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किसे कहते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 24 बाल श्रम का अंत के अंतर्गत क्या चीजें बताया गया है। आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम के अंत, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई हैं। और लास्ट हम आज का टॉपिक कवर करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल 25 के आर्टिकल 25 से 28 में क्या बताया गया है। ठीक है, ये सारा चीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि आर्टिकल 21 का ए से शुरुआत करते हैं। इसका पीछे वाला जो है मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 का शुरुआत करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 का 1 से हम शुरुआत करते हैं। इस आर्टिकल में क्या कहता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोष सिद्धि से संरक्षित दिया गया है। ठीक है, दोष सिद्धि का मतलब हुआ कि आरोप सिद्ध करना। इसका मतलब हुआ, ये कहता है कि किसी व्यक्ति को भूतपूर्व प्रभाव से दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात ऐसा कानून जो अपराध होते समय अस्तित्व में नहीं था, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर मान लीजिए अपराध होते समय वो कानून नहीं लागू है, मान लीजिए आप 2024 में कोई अपराध करते हैं, लेकिन 2024 में आपका जो अपराध करने का है उसके लिए कोई कानून का प्रावधान नहीं है, कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन 2025 में क्या हुआ है कि नया कानून को बनाया गया है और उस समय अगर कोई वो अपराध करता है तो उसके लिए वो सजा को दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में नया जो कानून बनाया उसके लिए वो अपराध दिया गया, ठीक है। तो आप 2024 में जो अपराध किए हैं उस समय कानून नहीं बनाया गया था, ठीक है, लेकिन 2025 में कानून को बनाया गया, इसीलिए आपको उस अपराध का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब अपराध किए थे तो उस समय कानून नहीं था, ठीक है, दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको, उस इंसान को जब कानून नहीं था तो किस बेस पे उसको दोषी ठहराया जाएगा, जब कानून बनेगा तब उसको दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है। जब आप ये बात आप समझ गए, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अर्थात दोहरे दंड से बचाव किया जाएगा है। मतलब किसी भी इंसान को कोई अपराध करता है तो उसको क्या है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार उसे दंड नहीं दिया जा सकता, इसको दोहरे दंड से प्रक्रिया कहते हैं, इसके दोहरे दंड की प्रक्रिया से बचाया गया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है। आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को किसी अदालत या कानूनी प्रक्रिया में अपने ही खिलाफ या खुद को दोषी ठहराने वाले जानकारी देने के लिए, यानी खुद को दोषी ठहराने वाली जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी मजबूरी, उसको मतलब दबाव नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि आप गवाही दो ही अपने विरुद्ध और अपने खिलाफ जो जानकारी है उसी के विरुद्ध गवाही दो, ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है, इस अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या होगा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, आप ऐसे ही अपनी जीवन को समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है, ठीक है। अब कहते हैं कि 1950 में गोपालन के प्रसिद्ध केस में, 1950 में क्या हुआ, गोपालन के प्रसिद्ध केस में न्यायपालिका ने आर्टिकल 28 की सूक्ष्म व्याख्या की, यानी कि सूक्ष्म व्याख्या का मतलब हुआ कि उसको गहराई से पढ़ा, ठीक है, सूक्ष्म व्याख्या की और व्याख्या दी की, और न्यायपालिका ने व्याख्या दी कि अनुच्छेद 21, व्याख्या क्या दी कि अनुच्छेद 21, ठीक है, सिर्फ सरकार की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षण देता है। 21 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या उसका व्याख्या दिया कि सिर्फ सरकार की आर्टिकल 21 सिर्फ सरकार की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षण देता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मनमाने ढंग से व्यवहार करने से रोकती है, मतलब व्यक्ति को क्या कहता है कि सरकार मनमाने ढंग से व्यवहार करने से रोकती है, ठीक है। संसद की मनमाने कार्रवाई से संरक्षण नहीं देता, यानी कि संसद की मनमानी कार्रवाई से संरक्षित नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद नियम को बना सकता है तथा उसको लागू कर सकता है, इसमें सरकार की अपनी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। अर्थात यदि कानून बनाने की प्रक्रिया सही है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया सही है, तो उस प्रक्रिया से निजी किसी भी व्यक्ति का जीवन छीना जा सकता है, तो उस प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति का जीवन छीना जा सकता है, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो सही है, यानी कि
अगर मान लीजिए कि चोरी करने की सजा मौत लिखी हुई है और ये सही है कि चोरी करने पर मौत की सजा मिलेगी, तो कानून बन गया है, तो आप चोरी करते हैं तो आपको मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है, कानून का सही या गलत होने को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी कि आप जब कानून बन जाएगा तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि ये कानून गलत है। कानून को बनाने से पहले बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा। जब कानून बन जाएगा और उसके अंतर्गत आप कानून का विरोध करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, किंतु 1978 में मेनका गांधी के प्रसिद्ध केस में क्या हुआ था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, अपने पूर्ण निर्णय को बदल दिया था और आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या की। विस्तृत व्याख्या की यानी फिर से बहुत ही अच्छे से गहराई से उसको फिर से देखा। ठीक है, विस्तृत व्याख्या की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के द्वारा सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही नहीं अपनाना पर्याप्त है। ठीक है, संसद के द्वारा सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही नहीं अपनाना पर्याप्त है, बल्कि विधि की सम्यक प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। बल्कि विधि की सम्यक प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। ठीक है, अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रक्रियात्मक रूप से नहीं सही तो होगा ही, अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो प्रक्रियात्मक रूप से सही हो तो होगा ही, और क्या होगा कि औचित्यपूर्ण भी होना चाहिए, यानी कि उचित भी होना चाहिए। ठीक है, संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो प्रक्रियात्मक रूप से सही होना चाहिए और औचित्यपूर्ण यानी कि जस्टिफाई यानी उचित भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 21 का एक आता है। आर्टिकल 21 का एक आता है कि इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका का यह अधिकार होगा कि वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक और बालिका का यह अधिकार होगा कि वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को क्या करे, प्राप्त करे। ठीक है, उसके बाद कहता है आर्टिकल 22 का 1। आर्टिकल 22 का 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 22 का 2 कहता है कि गिरफ्तार जो किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद कहता है आर्टिकल 22 का 3 कहता है। आर्टिकल 22 का 3 कहता है कि गिरफ्तार की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होनी सकती जो कि न्यायाधीश के द्वारा स्वीकृत की गई है। यानी कि गिरफ्तार करने की अवधि जो है 24 घंटा अगर बताया गया है तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको 24 घंटा बताया गया है तो 24 घंटा के अंदर अंदर न्यायाधीश के सामने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करना ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए इस आर्टिकल 22 के कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद में देख लेते हैं। आर्टिकल 22 के क्या है, कुछ अपवाद में है। अब देख लेते हैं कि निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि ठीक है, निवारक निरोध का मतलब हो गया कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। निवारक निरोध का मतलब होता है कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, ये क्या होगा 22 का कुछ अपवाद है। ठीक है, तो भारत का इसमें कहता है कि इसको और बढ़िया से समझते हैं कि निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि भारत का संविधान भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वे अनुच्छेद 22 के अपवाद स्वरूप कुछ निवारक निरोध के कानून को बना सकती है। क्या कहता है कि 22 के अपवाद के अनुच्छेद 22 के अपवाद के स्वरूप कुछ निवारक निरोध कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत क्या कहती है, कुछ निवारक निरोध कानून को बना सकती है। ठीक है, ऐसे कानून के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे
कारण बताना आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि निवारक निरोध का मतलब होता है कि कानून, मतलब कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए शक के आधार पर और उसको बताया नहीं, तो ठीक है, यही होता है निवारक निरोधक का मतलब। तो इसको भारत सरकार जो है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संसद को यह अधिकार दिया था अनुच्छेद 22 के तहत कि आप यह अधिकार को, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और 24 घंटा की अवधि को स्थान पर 3 माह का समय मिल जाता है, यानी कि उसके था कि 24 घंटा के जगह पर क्या हुआ 3 माह का समय मिल जाता है कि 3 माह के अंदर अंदर आपको न्यायाधीश के सामने या फिर इसके जो बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, उसके सामने प्रस्तुत करना है, ठीक है। 3 माह का समय मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक सलाहकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि एक सलाहकारी बोर्ड के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहता है। वर्तमान में ऐसा कोई भी कानून अस्तित्व में नहीं है, वर्तमान में ऐसा कोई भी कानून जो है अस्तित्व में नहीं है। निवारक निरोध यानी कि बिना किसी को बताए हुए उसको अपने हिरासत में ले लेना और उसके साथ कार्रवाई करना, इसे निवारक निरोध कहते हैं। तो ये संसद को ये पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया था, लेकिन ऐसा कोई वर्तमान में अभी कानून नहीं है, ठीक है। जब ये संसद को यह अधिकार मिला था तो इसका बहुत सारे विरोध हो गए, ठीक है, तो विवाद हो गए इस बात को लेकर कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको लेकर क्या क्या विवाद हो गई थी उस पर हम चर्चा करते हैं, इस कानून को लेकर क्या विवाद हुई थी उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। निवारक निरोध के संबंधित कुछ विवादों को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आलोचनाओं को मानना है कि यह अलोकतांत्रिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत किसी को भी बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। ये लोकतांत्रिक में नहीं होना चाहिए, यह अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक में बताना जरूरी होता है, ठीक है, यह अलोकतांत्रिक हो जाएगा और हमारा देश आप जैसे जानते हैं कि लोकतांत्रिक है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं कि क्या बात हुई थी, इसको लेकर विवाद क्या हुआ था कि इससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन होता है जो लोकतंत्र का आधार है, ठीक है, इससे नागरिक का स्वतंत्रता का क्या है हनन होता है जो कि लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इससे सत्ता का दुरुपयोग बढ़ने की संभावना होती है। इससे क्या होता है कि सत्ता का दुरुपयोग बढ़ने की संभावना होती है क्योंकि माना जाता है कि इसका उपयोग सत्ता पक्ष अपनी राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए कर सकता है इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कि आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप इसी से समझिए कि शोषण यानी किसी चीज का शोषण हुआ है उसके विरुद्ध जो अधिकार आपको मिला है कि आपको शोषण नहीं होगा उससे संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। मानव यानी कि मनुष्य को बेचना, कुछ सामान नहीं, मनुष्य को बेचने पर रोक लगाई गई है, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बेच, क्रय विक्रय पर रोक लगाई है, मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है, ठीक है। बेगारी पर रोक लगाई गई है, किस पे बेगारी पर रोक लगाई गई है। उसके आप बंधुता मजदूर पर रोक लगाई है, यानी किसी को आप जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते, बंधुता मजदूर पर रोक लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम का अंत, ठीक है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार के खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी खतरनाक नियोजन यानी फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है, किसको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। जैसे में पटाखे बनाने की फैक्ट्री और खदानों में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, बच्चे को, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 25 कहता है, आर्टिकल 25 से 28 यानी आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत
यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतर आत्मा की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, धर्म को बनाने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म की प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 से और 28 के भी धार्मिक स्वतंत्रता का बात किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट सा जो चैप्टर है जो आपको हर साल एग्जाम में पूछता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, भारत की संसद हो गया, भारत का राष्ट्रपति हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले आप मौलिक अधिकार कंप्लीट कीजिए, फिर ऐसे करके क्रम वाइज जो अब मैंने आपको बताया है कि क्या क्या पढ़ना है उसमें आप टिक भी लगाते जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।